हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र और उसके अंगों को डिटेल से कवर करने वाले हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लीग ऑफ नेशंस नामक एक संगठन की स्थापना की गई 1920 में। लेकिन दोस्तों, ये जो संगठन था लीग ऑफ नेशंस, दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया और बुरी तरह से असफल रहा। इसके बाद में दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। इन्होंने भविष्य के लिए एक नई संस्था की स्थापना करने की बात कही और इनकी बात को सभी देशों द्वारा सीरियस लिया गया। आगे चलकर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ पर 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन कहा जाता है। तो आपको ये समझ आ गया कि भैया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे की क्या कहानी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे दुनिया में शांति बनाए रखने, देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूएन की स्थापना से पहले कौन सी संस्था थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में। ठीक है, लेकिन ये असफल हो गई थी। अब अगला प्रश्न बनता है कि जो यूएन चार्टर था उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो आरंभ में 50 देशों ने किए थे और बाद में पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया था। अब एक प्रश्न बनता है कि यूएन के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो भैया 51 देश यूएन के संस्थापक सदस्य देश थे, जिसमें भारत भी शामिल था। देखिए, भारत 1945 में आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के नाम से भारत इसमें शामिल हो गया था। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि यूएन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो अच्छे से याद रखेंगे, दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में यूएन का सदस्य बना था। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सबसे पहला पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो नाम किसने दिया? तो रूजवेल्ट ने दिया था दोस्तों, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए जमीन दान देने का श्रेय अमेरिकी उद्योगपति जॉन रॉकफेलर को जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, यहाँ तक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो खत्म होते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? स्पेनिश, रूसी यानी रशियन, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश। इन सभी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है। तो हमको याद रखना है कौन कौन सी है। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है सरफेस। एस से हो जाएगा आपका स्पेनिश, आर से हो जाएगा रूसी यानी रशियन, एफ से हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रेंच, ए से हो जाएगा अरबी, सी से हो जाएगा चीनी और ई से हो जाएगा इंग्लिश। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि अंग्रेजी और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं यानी वर्किंग लैंग्वेजेस माना जाता है, जिनका उपयोग कामकाज में किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि वर्किंग लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या अंतर होता है? तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि यूएन ने एक ये रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ना, ये 6 भाषाओं में अनुवादित की जाएगी। ठीक है, 6 भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। लेकिन ये जो वर्किंग लैंग्वेज है ना, इसका प्रयोग किया जाता है आम बोलचाल में, भाषण देने में। ठीक है, तो वर्किंग लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? इसका प्रयोग किया जाएगा भाषण देने में, बात करने में। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि अगर कोई रिपोर्ट का प्रकाशन किया है तो इन ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको अनुवादित किया जाएगा।
ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के अंगों की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहले हम इनका नाम देख लेते हैं, फिर एक एक को मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंग है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां और अंतिम अंग है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये वाला छठवां और पांचवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा हमारी परीक्षा में प्रश्न देखा जाता है। चलिए अब एक एक अंग को हम विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले है दोस्तों जनरल असेंबली, जिसको महासभा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श और नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। और दोस्तों, महासभा को विश्व संसद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि महासभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व संसद के नाम से। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ प्रत्येक देश महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये भारत है, तो भारत जो है दोस्तों वो 5 लोगों को महासभा में भेज सकता है, लेकिन अगर भारत वोट करेगा तो उसको एक माना जाएगा। यानी एक देश एक वोट के सिद्धांत पर महासभा कार्य करती है और इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। मतदान प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह का बहुमत का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मामलों में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी बिल पास होता है। उदाहरण के तौर पर किसी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना हो या फिर किसी दिवस की थीम घोषित करना हो, जैसे टाइगर डे की थीम क्या होगी ये घोषित करना हो, तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो साधारण बहुमत से पारित की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट पारित करना, किसी देश में शांति सेना भेजना और किसी देश को सदस्यता देने के लिए दोस्तों 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनरल असेंबली होती है उसका उद्देश्य या फिर कार्य क्या होता है। सबसे प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, बजट पारित करना। देखिए, जिस तरह से हर देश का एक बजट होता है उसी तरह से दोस्तों यूएन के लिए जो है वो महासभा एक बजट को पारित करती है। नए सदस्यों की सिफारिश करना कि किसी देश को शामिल करना है या फिर नहीं करना है, जैसे 2011 में दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया था तो महासभा ने प्रस्ताव पारित किया, इसके बाद उसको शामिल किया गया था। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुनना भी महासभा यानी जनरल असेंबली के कुछ प्रमुख कार्य हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग की, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है जो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसको विश्व का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। इसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसी के साथ 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। दोस्तों, ये जो 5 परमानेंट सदस्य हैं ना, इनका नाम अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है दोस्तों फ्रेस। एफ से हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांस, ठीक है, आर से हो जाएगा रूस यानी रशिया, ए से हो जाएगा आपका अमेरिका, सी से हो जाएगा दोस्तों चीन और ई से हो जाएगा आपका इंग्लैंड। तो इस तरह से आप 5 परमानेंट मेंबर को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इनको वीटो पावर प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, लेकिन अगर इन 5 में से किसी एक ने भी उस प्रस्ताव का विरोध कर दिया, मना कर दिया, तो वो जो प्रस्ताव है ना वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। भारत भी इसकी सदस्यता मांग रहा है। भारत का कहना है कि भैया हमको भी परमानेंट मेंबर बनाओ, क्योंकि हम जो है एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, इस वजह से हमको भी परमानेंट मेंबर
बनना है। हालांकि पता नहीं, क्योंकि हमेशा ही दोस्तों चीन जो है भारत का विरोध करता है और रूस जो है कभी कभी तो पक्ष में आ जाता है भारत के और कभी अनुपस्थित हो जाता है। इस वजह से ये जो है अभी तक उलझा हुआ है मामला कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का उद्देश्य या फिर कार्य क्या है। तो सबसे प्रमुख कार्य है दोस्तों युद्ध को रोकना, शांति स्थापना के लिए कदम उठाना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, शांति सेना भेजना और सैन्य कार्यवाही की अनुमति देना। हालांकि ये जो सुरक्षा परिषद है ना दोस्तों, कुछ कर नहीं पाती। जैसे अमेरिका किसी पर भी बम फेंक देता है, ठीक है, किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा लेता है, तो मतलब शक्तिशाली जो भी है ना उसी का ही डंका बजने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अंग की, जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। दोस्तों यह अंग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से जुड़े मामलों पर काम करता है। दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद में टोटल 54 सदस्य देश शामिल होते हैं। महासभा द्वारा इनको 3 वर्षों के लिए चुना जाता है, फिर हर 3 वर्ष बाद में ये बदल जाते हैं। और दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की निगरानी करना। देखिए दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना उनकी संख्या है 17, और यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला गोल कौन सा है, 7वां कौन सा है, 9वां कौन सा है। अगर आपको सतत विकास लक्ष्य याद करना है कि भैया 7वां, 8वां, 9वां कौन सा है, तो सभी को मैंने ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, बात कर रहे थे हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के उद्देश्यों की। तो दोस्तों 2 उद्देश्य हमने देख लिए। तीसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार और जीवन स्तर पर सुधार करना। इसी के साथ साथ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों जैसे WHO और यूनेस्को के साथ में समन्वय करना भी आर्थिक और सामाजिक परिषद का कुछ प्रमुख उद्देश्य है। और भी है, उनको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। देखिए WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी एजेंसियां इसके अधीन काम करती है। किसके अधीन करती है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन। यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से UN का सबसे सक्रिय अंग है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंग की, जिसका नाम है न्यास परिषद। वर्तमान में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। फिलहाल कोई उपनिवेश नहीं है, तो इसका जो रोल है वो खत्म हो जाता है। एक बार हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह अंग उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने और उनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया था। इसमें कौन कौन सदस्य देश शामिल थे? तो दोस्तों जो सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर है ना, वो ही इसके सदस्य देश थे। ठीक है, अब यह सक्रिय नहीं है क्योंकि सभी उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके हैं। बात करें न्यास परिषद के उद्देश्यों की, तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों ट्रस्ट क्षेत्र यानी ट्रस्ट टेरिटरीज को स्वतंत्रता दिलाना। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भैया जो ट्रस्ट टेरिटरी होती है इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हालांकि एक परिभाषा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा देश है, ठीक है, इस पर किसी विकसित देश ने या बड़े देश ने अधिकार कर रखा है, यानी यह उपनिवेश है। तो UN को पता चलता है, ठीक है, UN इस उपनिवेश को नाम दे देता है ट्रस्ट टेरिटरी। यहाँ पर एक विकसित देश है जैसे अमेरिका, तो UN ने अमेरिका से कहा कि हमने जो नाम दिया है ना इस उपनिवेश को ट्रस्ट टेरिटरी, इस पर आप अधिकार कर लीजिए, इसका प्रशासन चलाइए और यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि ट्रस्ट टेरिटरी क्या होती है। एक छोटा सा अविकसित या फिर विकासशील देश जिस पर किसी ने अधिकार कर रखा हो, उपनिवेश बना रखा हो, तो UN जो है उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने अंडर में ले लेता है और विकसित देश से कहता है कि आप इसका प्रशासन चलाइए और इसको स्वतंत्र कराने में हेल्प कीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ था, जो कि 1994 में स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद वर्तमान में कोई भी उपनिवेश नहीं है, इस वजह से इसका रोल खत्म हो जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 5वें अंग की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है जो देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनको 9 सालों के लिए चुना जाता है। अब इनको कौन चुनता है 9 सालों के लिए? तो महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर इनको 9 सालों के लिए चुनते हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीशों को। ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 मार्च 2025 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं यूजी इवासावा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, जिनको दोस्तों 3 मार्च 2025 को अध्यक्ष चुना गया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उद्देश्य या फिर कार्यों की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों देशों के बीच विवाद सुलझाना, कानूनी सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जिनको देख लेते हैं। देखिए, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। तो यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है नीदरलैंड के हेग शहर में। एक और पॉइंट है दोस्तों, इसमें केवल देश ही केस कर सकते हैं, कोई व्यक्ति या फिर संस्था नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके किसी अधिकार का हनन होता है और आप सीधे पहुंच गए कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। यहां पर आपके मामले की सुनवाई नहीं होगी। इस अदालत में केवल एक देश ही दूसरे देश के विरुद्ध केस कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इसके अलावा दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्तमान लिहाज से। अगर आप फिलहाल कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस पॉइंट को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। तो वर्तमान में एक भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है जिनका नाम है दलवीर भंडारी और इनका कार्यकाल 2027 को समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंतिम अंग यानी सचिवालय की। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट उपलब्ध करवाने में और बहुत सोचना समझना पड़ता है कि आपको किस तरह से समझाया जाए ताकि आसानी से समझ आ सके। बात करते हैं सचिवालय की। दोस्तों सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों के लिए काम करता है। और सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों कर्मचारी शामिल होते हैं। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो भैया महासचिव होता है और महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वर्तमान में महासचिव कौन है? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, जिनका कार्यकाल 2026 तक चलेगा, 31 दिसंबर 2026 तक। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप 31 दिसंबर 2026 के बाद वीडियो को देखते हैं तो इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में महासचिव है। पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली पहले महासचिव थे। 2 पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? ऐसा अगर प्रश्न आता है तो राइट आंसर होगा बुट्रोस घाली, जिनका संबंध था मिस्र से। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के पहले अश्वेत अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो इनका नाम था कोफी अन्नान घाना। देखिए, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे तो राइट आंसर होगा बुट्रोस घाली। और प्रश्न पूछा जाता है कि पहले अश्वेत अफ्रीकी महासचिव कौन थे तो कोफी अन्नान। तो दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। तो आप सीधा वहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।